यूलर डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th बोर्ड एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे तो जैक बोर्ड में आपका 40 क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन मैंने 60 क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनाया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और ये आपको रिविज़न के काम में आएगा जो आपके एग्ज़ाम है। तो क्वेश्चन पहला हमें मिलता है, ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसआई यूनिट। आप ध्यान देंगे इन लोग में से कौन सा एसआई यूनिट नहीं है। लीटर, कैंडेला, मीटर, मोल। तो आप जानते हैं लीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है। कैंडेला आपका लुमिनस इंटेंसिटी का है, मीटर डिस्टेंस का है, मोल आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का है, लेकिन लीटर ऐसा यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.2256। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं या सार्थक अंक हैं। तो आप यहाँ से गिन कर बता सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने 5। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं इसे हम लोग मोलारिटी या हिंदी में मोलरता कहते हैं। द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज। इम्पेरिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड का, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी कि इसे ही अगर लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 बार CH 4 टाइम्स और 2 टाइम्स। इसका अगर इम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा जाए, इम्पेरिकल फॉर्मूला आप जानते हैं सिंपलेस्ट रेशियो होता है, यानी कि यहाँ से देखिए सारे 2 से आपका कैंसिल हो रहा है, 2 से अगर कैंसिल कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। तो एसिटिक एसिड का इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 10 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। 10 ग्राम जल कितने मोल के समान, 10 ग्राम बोल रहा हूँ, 100 ग्राम जल कितने मोल के समान होता है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या बराबर होती है अमाउंट बाई मोलर मास। तो H2O का अगर मोलर मास निकाला जाए, मोलर मास ऑफ H2O, हम लोग बस इसे जोड़ते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 गुना 2 जोड़ ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये आ गया 18। तो ये हो गया 18 से डिवाइड किया जाए 5 बार में 90, 10 बचा, फिर 5 चलता रहेगा, यानी कि 100 ग्राम वाटर कितना मोल है। तो 100 ग्राम वाटर होता है 5.5 मोल। नेक्स्ट, 2 मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। आपको बताना है 2 मोल NaOH कितने ग्राम होते हैं। तो ये सारा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। पहले 1 मोल का निकाल लीजिए। 1 मोल मतलब मोलर मास, 1 मोल के मास को ही हम लोग मोलर मास कहते हैं। NaOH का अगर निकालें तो जोड़कर निकाल सकते हैं। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 + 1 यानी कि 40। डाउट ना रहे, मैं साइड पे लिख देता हूँ। ये कितने का मास हुआ, 1 मोल का मास, 1 मोल का द्रव्यमान। तो 2 मोल का अगर कोई पूछे तो 1 का अगर 40 तो 2 का 2 गुना 40, यानी कि ये आ गया कितना 80 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0087 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं। तो इसमें अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताया जाए तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके आगे वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो आगे वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं तो केवल 2 ही आपके इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कंक्लूड्स। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या बताता है। तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हमें बताता है, फर्स्ट ऑप्शन अगर पढ़ा जाए, ऑल पॉजिटिव आयंस आर डिपॉजिटेड एट स्मॉल पार्ट। आप हिंदी पढ़ सकते हैं, सभी धनायन एक छोटे से स्थान पर रहते हैं। बी है ऑल नेगेटिव आयंस आर डिपॉजिटेड एट स्मॉल पार्ट, सभी ऋणायन छोटे स्थान पर रहते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमता है और न्यूट्रॉन आवेशित होते हैं। सबसे नीचे से ही आते हैं, ये तो गलत बात है। न्यूट्रॉन तो चार्ज होते नहीं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गलत। सभी ऋणायन एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, नहीं। जो छोटा सा क्षेत्र की बात की जा रही है आप जानते हैं इसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक।
और नाभिक में ये तो नहीं रहता है, यहाँ पे तो आपका क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 10 न्यूक्लॉन्स आर, न्यूक्लॉन किसे कहा जाता है, न्यूक्लॉन उन्हें कहा जाता है जो न्यूक्लियस में रहते हैं। अब आप बताइए न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो आपको पता है न्यूक्लियस पे रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। 11 अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़े जाते हैं। तो आप जानते हैं ये आपका है ऑफबाउ प्रिंसिपल या ऑफबाउ नियम। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज एनर्जी मोर देन 3D ऑर्बिटल, आपको बताना है किसकी एनर्जी 3D से ज़्यादा होती है। अगर आपने ऑफबाउ के लिस्ट को याद किया है, 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इजीली बताया जा सकता है। नहीं तो हम लोग n+l का रूल लगाते हैं, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझ अच्छा आएगा। 3D के बारे में आप n+l निकाल लें, n तो 3, d आप जानते हैं 2, l तो ये हो गया आपका 5। आइए बात बाकी पे आते हैं। 2s पे हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0 यानी 2, कम है तो गलत है, इसका तो नहीं होगा। 3 + 1 4, ये भी कम हो गया। 4s 4 + 0 4। अब आते हैं 4p 4 + 1 5। अगर सेम हो जाए, अगर समान हो जाए, क्या समान हो जाए, n+l, तो रूल है जिसके लिए भी n का वैल्यू बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो 3D से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 4p की, इसकी अधिक एनर्जी है। कारण दोनों के लिए नंबर तो सेम आया, अगर बड़ा आता तब तो क्लियरली है कि उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर n+l का वैल्यू सेम आ जाए तब फिर आपको याद रखना है जिसके लिए भी n का वैल्यू बड़ा है। तो देखिए यहाँ n3 है, यहाँ 4 है, तो फिर एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 4p की। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे है न्यूलैंड्स कुड क्लासिफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू, न्यूलैंड आपका क्या है, एलिमेंट को कहाँ तक क्लासिफाई करने में सक्षम थे। न्यूलैंड आपको याद आएगा, न्यूलैंड ने क्या ऐसे करके नियम बताया था, न्यूलैंड ने बताया था जैसे म्यूजिक के ये नोट्स होते हैं, हिंदी में सुर होते हैं, उसमें हर 8वां पहले जैसा होता है। एग्जैक्टली सेम न्यूलैंड ने कहा था कि अगर हम लोग इनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में अगर हम लोग लिखते जाएंगे तो हमें हर 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले एलिमेंट जैसा मिलेगा, और इसे ही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। और आपने पढ़ रखा है इसे चैप्टर नंबर 3 पे। ये आपका वैलिड था केवल और केवल कैल्शियम तक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद क्या हो गया था गड़बड़ी, इसके बाद जैसे ही डी ब्लॉक एंटर करता है, आप जानते हैं 20 तक तो डी का जिक्र नहीं है, 21 स्कैंडियम से डी आता है, और जैसे ही स्कैंडियम आता है तो फिर ये रूल क्या है, फेल कर जाता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन 4th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, याद कर लेना है। फर्स्ट पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 18, 32 और लास्ट में फिर से 32। अब इसी पे आप काउंट कर लीजिए कि किसमें आपके क्या है, कौन से का पूछता है, 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 4th पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। इसे याद रखना है, मैजिक नंबर, ऑप्शन नंबर बी 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम, कार्बन एटम के साथ कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप जानते हैं कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन तो 6। अब यहाँ से आप पता कर लीजिए कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन है। आइए प्रयास किया जाए। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 6, लिथियम का होता है 3। अब यहाँ से जब हम लोग आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में कितना, तो सोडियम आयन में 1 चला गया तो 10, N पॉजिटिव में, N पॉजिटिव में यानी नाइट्रोजन में कितना होता है 7, 1 चला गया तो 6। चलिए ये तो मैच कर ही गया, इसको भी देख लीजिए। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन में होता है एटॉमिक नंबर 8, तो इसने O2 नेगेटिव यानी 2 ले लिया, तो 2 ले लिया है तो 10।
लिथियम Li पॉजिटिव है तो इसने एक हटा दिया तो 2, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव और कार्बन में आपके क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और इन्हें ही हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं या सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। द एलिमेंट विद Z इक्वल 24 इज प्लेस्ड इन द पीरियड। आपको बताना है Z इक्वल 24 कहाँ पे प्लेस्ड है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि Z इक्वल 24 का सिंबल क्या होता है, यानी कि ये कौन सा एलिमेंट है। जल्दी से आप कमेंट करें, तब तक मैं पता करता हूँ कि ये कौन से पीरियड का है। Z इक्वल 24 अगर इसे कॉन्फ़िगरेट किया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन आप पता कैसे करते हैं पीरियड, तो पीरियड बताता है यहाँ पे सबसे आउटरमोस्ट सेल कौन सा है। तो आपको पता है सबसे आउटरमोस्ट सेल तो 4 दिख रहा है, यानी पक्का है कि ये कौन से पीरियड का है, तो ये 4th पीरियड का है। ये कौन से आवर्त में आएगा, तो ये 4th आवर्त में आएगा। और अगर आपने कमेंट कर लिया है तो आप देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल यहाँ ओपन हो जाए तो Z इक्वल 24 होता है क्रोमियम का, और ये कौन से पीरियड पे आता है देख लीजिए। ये रहा 4 और ये रहा 24 क्रोमियम, और ये आता कौन से पीरियड पे है, तो ये आता है 4th पीरियड पे। क्लियर, अच्छे से समझ आ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, तो आपको पता है ये बेस्ड था एटॉमिक मास पे, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। अच्छा, द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है या फिर परमाणु द्रव्यमान पे। नेक्स्ट, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज। S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, आप जानते हैं इन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, प्रतिनिधित्व तत्व या प्रतिनिधि तत्व। ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक, इनर्ट एलिमेंट्स तो आप जानते हैं लास्ट ग्रुप 18, रेयर अर्थ मेटल F ब्लॉक को, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं कौन, S एंड P वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसमें इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज़्यादा जल्दी होगी, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ध्यान दीजिएगा मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। देखिए ये, इसे अगर आप काउंट करेंगे तो इसका आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 और P में 5। तो E तो चाहता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन मिले और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो सबसे ज़्यादा हड़बड़ी या सबसे ज़्यादा जल्दी किसे इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इस कॉन्फ़िगरेशन वाले को है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पे छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 करके कि इन लोग में से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी किसकी है, और वो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 118 का IUPAC संकेत क्या है, व्हाट इज द IUPAC सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ Z इक्वल 118। आप जानते हैं 1 के लिए यूज करते हैं UN, और 8 के लिए यूज करते हैं ऑक्ट। देन व्हाट इज विल बी द सिंबल, UUO, यानी ऑप्शन नंबर ए। और नाम क्या होगा, ऑक्टियम, UN ऑक्टियम। नेक्स्ट, इन N2 मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच नाइट्रोजन एटम्स। स्ट्रक्चर बना लिया जाए। आपको पता है नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 3 चाहिए, और दोनों ही साइड सेम ही लोग लगे हुए हैं, तो दोनों ही 3-3 का शेयर करेंगे, और 3-3 का शेयर करने से हो जाएगा इनका ऑक्टेट, और ये तो लोन पेयर पर रह गया। तो अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए प्रत्येक नाइट्रोजन कितना शेयर करता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से प्रत्येक नाइट्रोजन आपका शेयर करता है 3 इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर ए 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट फॉलो द ऑक्टेट रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इन लोग में से कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन होना चाहिए PCl5। आप एक बार देख लें, फॉस्फोरस, क्लोरीन 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 क्लोरीन। क्लोरीन का आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर करेगा फॉस्फोरस के साथ, 7 तो 1 शेयर करेगा, 1 करेगा 1 करेगा 1 करेगा। आपको पता है फॉस्फोरस का आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने पाँचों के पाँचों शेयर कर दिए। अब जब इसने पाँचों के पाँचों शेयर कर दिए तो अब इसके आउटरमोस्ट सेल में तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देख लीजिए, फॉस्फोरस एक एक करके पाँचों अगर क्लोरीन से शेयर करेगा तो इसके आउटरमोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10। जबकि ये ऑक्टेट रूल के लिए तो अगेंस्ट है। क्यों? ऑक्टेट रूल कहता है कि सबके आउटरमोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8। अगर वो स्टेबल बना लिया
तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी आप चेक कर लेंगे, सब में दिखेगा कि आपको सेंट्रल एटम पे क्या कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 23 द शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। CH4 का अगर बॉन्डिंग लिखा जाए तो आपको पता है कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में होते ही 4 इलेक्ट्रॉन है, और आप देख लीजिए इसे लुईस स्ट्रक्चर लिखा जाए तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो कितने बॉन्ड पेयर बने, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 4, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0। कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और इसलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं 40 VACPR। आपको वो टेबल याद करना पड़ेगा कि किसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखने जाएं तो ये कुछ ऐसा बनाता है, जिसे हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। सो द ऑप्शन नंबर बी हिंदी में चतुष्फलकीय। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। आप याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन बनाता है, याद हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बाद बाकी कोई नहीं बनाता है। 25 द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन sp3 ऑर्बिटल इज। sp3 में S का परसेंटेज कितना होता है, आप ये तो अपने से कैलकुलेट किया जा सकता है। sp3 आप देख लें, एक S का और 3 P का, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से एक पार्ट सल्फर कह रहा हूँ मैं, S ऑर्बिटल का है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 1/4 × 100 सॉल्व कर दिया जाए तो ये आ गया 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रियल गैसेज अप्रोच आइडियल बिहेवियर अंडर। वास्तविक गैसें कब में आइडियल बिहेवियर दिखाती हैं, तो ये तो आपको जरूर से याद रखना चाहिए, और इसे दूसरे साइड के क्वेश्चन में याद रखा जाता है कि कोई भी गैस आपका आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कब दिखाती है। ठीक है, तो आइडियल गैस से डेविएशन कब दिखाती है वो बाद में मैं बताता हूँ। पहले है कि ये आपका आइडियल बिहेवियर कब दिखाता है, तो ये आइडियल बिहेवियर दिखाता है, याद रखेंगे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। जब टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, तो आप जानते हैं कि उसके जो 2 एजम्पशन हैं काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के, कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन काम नहीं होता है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, ये सही है। और ये आपका डेविएशन यानी कि विचलन कब दिखाएगा आइडियल बिहेवियर से, तो इसका उल्टा याद कर लेंगे। इसका उल्टा क्या होगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाता है। हिंदी पे भी टिक कर देता हूँ, उच्च ताप तथा निम्न ताप। 27 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mm Hg pressure 380 ml of dry oxygen was collected. If the temperature is constant, what volume will oxygen occupy at 760 mm of Hg pressure? हिंदी में 25 डिग्री सेल्सियस तथा 730 mm Hg दाब पर 380 ml शुष्क ऑक्सीजन इकट्ठा किया गया। थोड़ा स्पेलिंग गलत है। यदि तापमान स्थिर रहे, ये बात को नोट करना है, तापमान अगर नहीं बदल रहा है तो कौन सा लोड लग सकता है, अब आप सोचना शुरू कर दीजिए। तो 760 mm Hg दाब पर ऑक्सीजन का कितना आयतन ग्रहण करेगा, क्या क्या दिया हुआ लिख लिया जाए। पहले वॉल्यूम था 380 ml, पहले प्रेशर कितना था 730 mm Hg, फिर बाद में टेम्परेचर तो सेम रहा तो उसका जिक्र ही ना किया जाए। P2 हो गया 760 mm Hg। तो आपको कहता है कि बताइए वॉल्यूम क्या होगा, और टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, यानी कि हमें P और V का रिलेशन बताना है। और ये रिलेशन किसने बताया है, तो ये रिलेशन बताया बोयल ने, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, बोयल के नियम के अनुसार। क्या कहता है बोयल, बोयल कहता है P1 V1 इक्वल P2 V2, P1 V1 इक्वल P2 V2, लाना V2 है तो P1 V1 बाई P2, P1 है 730, V1 है 380, ये है 760, करेक्ट। ये 2 से मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो गया और 2 से इसे कैंसिल कर दिया जाए। 2 6 13 6 10 5, तो कितना होना चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम होना चाहिए 365 ml। एकदम आसान सा है, अगर P और V
के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है तो याद रखिएगा बॉयल का लॉ लगाना है, और बॉयल का लॉ आपको पता है, इसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेज इज। रियल गैसेज के लिए वान डेर वाल इक्वेशन आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है P + AN²/V² × V - Bn = nRT। 29, in thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made। ऊष्मागतिकी में को प्रदर्शित करता है जहाँ परिवर्तन की प्रेक्षित किया जा रहा है, जहाँ पे चेंज हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो सभी जानते हैं कि इसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। इज ए क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। निकाय की कुल ऊर्जा को कौन प्रदर्शित करता है? आप जानते हैं आंतरिक ऊर्जा। टोटल एनर्जी को ही क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। द Q इज पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई, लो व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। जब ऊष्मा का स्थानांतरण परिवेश से निकाय की ओर होता है तो Q क्या होता है? आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। अगर आपके सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, यानी कि परिवेश से अगर निकाय के पास जा रहा है, यानी कि निकाय की ऊर्जा तो बढ़ रही है, और निकाय की ऊर्जा बढ़ रही है तो इसे हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं।